साहित्य के क्षेत्र में कविता लिखने वाला वो सितारा जिसने अपनी कलम से हर दौर में हिंदी रचनाओं में एक के बाद एक कई क्रांतियां रची हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश शख्सियत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि वेद व्यास जी को हाल ही में साहित्य मनीषी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साहित्य रत्न, साहित्य भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया है। वेद व्यास जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपको इस वर्ष का साहित्य मनीषी पुरस्कार मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे खुशी भी महसूस होती है और आश्चर्य भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि पिछले 60 साल की मेरी साहित्य की यात्रा बिना किसी सम्मान के जारी रही, और दूसरी तरफ आश्चर्य इस बात का कि जो साहित्य मनीषी का सम्मान दिया गया है अकादमी के द्वारा, ये पिछले अकादमी के 65 साल के इतिहास में मैं 18वां आदमी हूँ। और इस पंक्ति में सम्मान लेने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, कन्हैयालाल सेठिया, ताराप्रकाश जोशी जैसे मनीषी लोग इसमें सम्मानित होते रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कलम का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, उसे सम्मानित किया गया है। जिस तरह की आपकी पूरी जर्नी रही है, तो क्योंकि साहित्य या फिर लेखन कहें, पत्रकारिता कहें, 4 दशक तक आपने उसमें भागीदारी निभाई है। 1962 से लेकर के 2002 तक का दौर था जब आपने इन क्षेत्र में योगदान दिया है। आपका पूरा सफर कैसा रहा है, अगर संक्षेप में बताएं? मेरा बहुत संघर्ष का सफर रहा है, और पहले काम से ही आदमी पहचाना जाता था। आज के जैसा मीडिया और दूसरे प्रसाधन नहीं थे। आपके शब्द बोलते थे, आपका कर्म बोलता था, आपके विचार बोलते थे, और आपकी सोच और समझ से आपको पहचाना जाता था। तो ये बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा, और पहचान बनाने के लिए मैं शुरू से ही वैचारिक पक्ष को साहित्य में मैंने चुना। विचारधारा को मैंने आधार बनाया, और मेरी विचारधारा का आधार शुरू से ही अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, कार्ल मार्क्स थे, भगत सिंह थे। इस तरह के मेरे सोच और विचार के इर्द गिर्द मेरे पैमाने खड़े थे, और उनसे मैंने सीखा और उसी तरह का साहित्य सृजन किया। 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ बचपन की, शुरू की। हस्ताक्षर कर रहे हैं समय के गुलाबों पर, हस्ताक्षर करने हैं समय के गुलाबों पर, चाहे ये मौसम का शीश महल टूट जाए। विवशता दिखाने से उम्र नहीं बढ़ती है, विवशता दिखाने से उम्र नहीं बढ़ती है, व्यक्तिगत सतहों पर धूप नहीं चढ़ती है। मोम जड़ी दीवारें हाथ में अरगनी ले, भटक रही भीड़ कहीं कील नहीं गड़ती। बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, चाहे इस धरती का छोर ही बदल जाए। हस्ताक्षर करने हैं समय के गुलाबों पर। तो ये एक इच्छा थी मेरी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो कहीं मेरा नाम अंकित हो जाए। बाकी आप को बताऊँ, मैं एक जोधपुर के पास लूणी गांव है छोटा सा, वहाँ से मैं उठा हुआ हूँ, और सन 60 में मैंने पहली कविता लिखी थी। स्कूल में प्रतियोगिता होती थी, तो स्कूल में बोलने के लिए मैंने लिखी थी, और वो सिलसिला धीरे धीरे चला। फिर मैं सन 1960 में जयपुर आ गया, और यहाँ फिर सबसे पहले मैं राष्ट्रदूत से मैंने अपना पत्रकारिता का काम शुरू किया, और उसके बाद तो धीरे धीरे कुछ ऐसा रूपक बना कि मैंने 8 साल तक राजस्थान पत्रिका में कॉलम लिखा, फिर मैंने भास्कर में 4 साल तक कॉलम लिखा, फिर नवज्योति में 50 साल तक मैंने कॉलम लिखा, और साथ के साथ आकाशवाणी में मेरी नौकरी लग गई कलाकार वर्ग में। और वो दौर था 5 रुपये रोज़ के मिलते थे, हैं। लेकिन संघर्ष ने मुझे सिखाया और वेद व्यास बनाया।
वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, उन्होंने वेदव्यास मुझे बनाया और मैं वही संयोजन का काम, सूत्रधार का काम, समन्वयक का काम जीवन भर करता रहा। और इसी दौर में ट्रेड यूनियन से भी मेरी भेंट हुई। जितने भी जन संघर्ष राजस्थान में होते थे, मैं कहीं न कहीं उसमें उपस्थित रहता था। जितने मेजर आंदोलन कर्मचारियों के, मजदूरों के, कामगारों के, मैं किसी न किसी रूप में लेखक के नाते शिरकत करता था। और मैं हमेशा साहित्य के लिए सामाजिक सरोकारों पर बल देता था कि यदि आपकी रचना का संबंध समाज से नहीं है, आम आदमी से नहीं है, तो आपका साहित्य असफल है। हम क्यों लिखते हैं? मुझसे एक ने पूछा आप क्यों लिखते हैं जी? मैंने कहा मैं समाज के लिए लिखता हूँ, समय के लिए लिखता हूँ। अब मेरी जो नई पुस्तक आई है अभी अविस्मरणीय नाम से, इसमें मैंने समय पर, समाज पर और साहित्य पर केंद्रित संस्मरण लिखे हैं कि कैसे कैसे मनीषियों से मेरा मिलना जुलना हुआ, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। तो मैंने खुले मन से, खुली आँखों से, खुले कानों से लोगों की अच्छी बात को ग्रहण किया और धीरे धीरे फिर कहीं आपकी अंतर्भूत चेतना होती है, वो आकार ले लेती है। मैंने कभी जीवन में समन्वय समझौते नहीं किए। मैंने जो सच है वो सच को कहा और सच को लिखने की मुझे पूरी सजा भी मिली, जबकि आज सच कहना अपराध है। आज मीडिया में और साहित्य में और समाज में सच बोलना अपराध है। तो मैं तो उस दौर का आदमी हूँ जब सच की पहचान होती थी। अब तो सच बोलने वाले को ढूंढा जाता है, कहाँ है वो। तो इस तरह से सिलसिला जीवन का बन गया। तो उस सोच और विचार ने वेदव्यास को बनाया। समझ नहीं आता आपको साहित्यकार कहूँ या फिर आपको पत्रकार कहूँ या फिर समाज सेवी कहूँ, लेकिन जो भी है एक बात तो तय है कि महान साहित्यकार आपको ज़रूर कहा जा सकता है। इसी कड़ी में मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आपकी रचना है अविस्मरणीय है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि एक दौर था जो पहले साहित्यकार का जो क्षेत्र है, क्या अब उसमें गिरावट हुई है और क्या अब बहुत ज़्यादा संवेदनशील साहित्यकार नहीं दिखाई देते हैं समाज में, और वजह क्या नज़र आती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं जिस सरोकार की बात कर रहा हूँ, आज का साहित्यकार सामाजिक सरोकारों से दूर चला गया है। वो अपना नाम, अपना यश, अपना फ़ायदा और वो व्यक्तिवादी हो गया है। इसीलिए साहित्यकार का समाज में अब वो स्थान नहीं है जो साहित्यकार का स्थान पहले होता था। मैं बताऊं कि मैंने मैक्सिम गोर्की का उपन्यास पढ़ा माँ, तो मुझे पहली बार समझ में आया कि ये देश और जन्मभूमि क्या होती है। मैंने कैंसर वार्ड पढ़ा सॉल्जेनसन का, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मुझे समझ में आया कि कैंसर वार्ड एक सामाजिक व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार से, अनाचार से, दुराचार से, शोषण से, पाप से पीड़ित है। इस कैंसर वार्ड में मैं भर्ती हूँ एक नागरिक के नाते। उसने मेरी संवेदनाओं को जगाया। डॉक्टर अंबेडकर मुझे इसी तरह मिले कि जब एक हरिजन विद्यार्थी जो मेरे साथ पढ़ता था, उसको टाटपट्टी पर बैठने से मास्टर साहब ने मना कर दिया था। मैंने उसे जबरन टाटपट्टी पर बैठाया और मेरे मन में सवाल आया कि मांगीलाल का क्या कसूर है जो टाटपट्टी पे इसे नहीं बैठाने देते हैं। और अंबेडकर खोजते खोजते मुझे मिले। इसी तरह जब मैं आकाशवाणी में आया, मैंने वहाँ सबसे पहली यूनियन बनाई कलाकारों की, और उस कलाकारों की यूनियन में तुम ताज्जुब करोगे, पंडित रविशंकर जैसे लोग थे, अमृता प्रीतम जैसी कलाकार थी, कमलेश्वर थे, किन किन के नाम लूँ, राजेंद्र यादव और अज्ञे, ये सारे लोग। और उस समय आकाशवाणी था, तो जितने भी आज आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण देख रहे हैं, सब आकाशवाणी के गायक थे, कलाकार थे, सब वहीं से निकले थे। तो मैंने उनसे सीखा। तो वो समय था जब लेखक, गायक, कलाकार बहुत सेंसिटिव होता था, संवेदनशील होता था। अब संवेदनशीलता समाप्त हो गई और उसका कारण है आपाधापी का युग है, विज्ञान का युग है, पैसे का युग है। आदमी पैसे से पहचाना जाता है, गुणों से नहीं पहचाना जाता है। कविता मनोरंजन में बदल गई है।
लेखक का संवेदनशील होना, लेखक का एक्टिविस्ट होना, लेखक का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे सम्मान दिया गया अभी चूरू में साहित्य मनीषी का, तो मैंने कहा कि लेखक अगर चुप रहता है तो वो अपराध करता है। मेरी किताब आई थी अब नहीं तो कब बोलोगे, रवीश कुमार ने उसका लोकार्पण किया था। तो मैंने किताब जब उन्हें भेंट की तो मुझे कहने कि गुरु मैं आज ही बोल के बताऊंगा तुम्हें। तो ये जज्बा होना चाहिए लेखक में। बिल्कुल, आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें बेहद रोचक हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और हमारे साथ आगे भी साहित्यकार वेद व्यास जी बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम शख्सियत में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहित्यकार वेद व्यास जी। बातों का सिलसिला लगातार जारी है। वेद व्यास जी, आप बता रहे थे किस तरह से आपका जीवन रहा संघर्षपूर्ण, लेकिन क्योंकि हम आज के दौर की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ जिक्र युवा पीढ़ी की करूँगी। क्या आपको लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है वो विषय को लेकर के इतनी गहन जानकारी नहीं रखती और उत्सुकता भी नहीं दिखाती है किसी विषय को जानने में गहनता से? आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा समय तो सोशल मीडिया पर व्यतीत करती है। पुस्तक पढ़ना, ठीक से अखबार पढ़ना, ठीक से चीज़ों को जिज्ञासु की तरह से समझना, ये प्रायोरिटी नहीं है। और यही कारण है कि पुस्तकें जो छप रही हैं, लेखक अपने खर्चे पे छपाता है, अपने मन से ही बांटता है। अखबारों में, मीडिया में साहित्य के जो पहले पृष्ठ आते थे, कॉलम आते थे, साहित्य का एक पेज होता था, सब समाप्त हो गया। क्योंकि साहित्य से प्रकाशकों को कोई लाभ नहीं होता, वो क्यों छापे। तो साहित्यकारों के सामने कोई मंच नहीं है अपने को आगे लाने का, अपने विचारों को मजबूती देने का। ये ले दे करके एक राजस्थान साहित्य अकादमी है जो पिछले 65 साल से काम कर रही है। मैं शुरू से देख रहा हूँ राजस्थान के हज़ारों लेखकों को गांव-गांव तक इस अकादमी ने ऊपर उठाया है और उनको सम्मान देने की कोशिश की है। अब तो सम्मान की राशि भी बढ़ी है और पहले एक अकादमी थी, अब राजस्थान में 12-13 अकादमियाँ बन गई हैं सभी भाषाओं की। तो हम ये कोशिश करते रहते हैं कि इन सबका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इनका समन्वय होना चाहिए। राजस्थान में कला, साहित्य, संस्कृति को लेकर के कोई 22 संस्थान हैं जिन पर 120 करोड़ रुपए साल का खर्च होता है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों का एक जॉइंट एफर्ट हो। गुजरात मॉडल आ रहा है, ये गुजरात मॉडल सांस्कृतिक गौरव के नाम पर सांस्कृतिक विभेदों को बढ़ाने वाला अभियान है। हमें उसी सांस्कृतिक परिदृश्य पर ध्यान देना होगा, हमें जन संस्कृति पर ध्यान देना होगा। ये जो संस्कृति, जिस संस्कृति की बात हम बड़ी जातियों के, सवर्ण जातियों के संदर्भ से करते हैं, वो हेगोमनी समाप्त करनी होगी। आपको दलित को भी सुनना पड़ेगा, आदिवासी को भी सुनना पड़ेगा, महिलाओं को भी सुनना पड़ेगा, आपको अल्पसंख्यकों को भी सुनना पड़ेगा, और जो भी गरीब है किसी भी जाति का हो इसको सुनना पड़ेगा। तो लेकिन जगाने वाला कौन है? जगाने वाला काम लेखक करेगा, कलाकार करेगा, रंगकर्मी करेगा, संस्कृति कर्मी करेगा। तो हम राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलकर के काम करें। जो सामाजिक संरचना को बनाने वाले काम ही लेखक करता है। और ये मैंने शुरू से पढ़ने का शौक़ था मुझे। मेरी बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी है, मैं केवल किताबें खरीदता था। घर वाले कहते थे क्या लाए हैं, कि किताब लाए होंगे बच्चे कहते थे। तो मैं एक तो किताब खरीदता था, एक कलम मुझे पसंद थी लिखने की, कलम, किताब और कपड़े, कुर्ता पजामा पहनने का मुझे शुरू से शौक़ था। इसके अलावा कोई मेरी रुचि नहीं रही।
कोई आडंबर नहीं जीवन में, कोई पाखंड नहीं जीवन में, कोई दिखावा नहीं जीवन में, जैसे हैं वैसे हैं। सोशल मीडिया का जिक्र आपने भी किया, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या आपको लगता है या फिर चिंता भी होती है, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, आपने कहा समाज के जो विषय होते हैं उन पर आप चिंता प्रकट करते हैं, अपनी पुस्तकों में भी उसका जिक्र करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया पर युवा अधिक समय दे रहा है और इससे पठन और समझने की जो उनकी रुचि हुआ करती थी उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है? देखिए, अभी ये प्रारंभिक दौर है, अभी दुष्प्रभाव इसके दिखने लग गए हैं। आप आने वाले 20-25 साल में देखेंगे ये टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि जब एक ही चीज़ का जब आप बार बार उपयोग करते हैं वो चीज़ मन से उतर जाती है। और अब सिम्टम्स उसके दिखाई पड़ने लग गए हैं कि मानसिक विकृतियाँ, आँखों की बीमारियाँ, फ्रस्ट्रेशन, तो तत्काल तो आपको लगता है बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अफीम लेते आप नशेबाज बन जाएंगे और फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य को टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं होना चाहिए। जैसे पैसा मनुष्य कमाता है तो मनुष्य को पैसे का गुलाम नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर, पूंजी पर मनुष्य का नियंत्रण होना चाहिए और मन, वचन, कर्म पर उसका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि समाज में ये विकार पैदा नहीं हो। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इराक का युद्ध हुआ, सीरिया का युद्ध हुआ, लीबिया का युद्ध हुआ, एक तरफा लड़ाई थी और कारपेट बॉम्बिंग की गई। टेलीविज़न ने उसे आंखों देखे हाल की तरह सुनाया, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। तो थोड़े दिनों में ऐसा लगने लगा कि जैसे फुटबॉल का मैच हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, लेकिन मानव जाति का संहार हो रहा था। तो वो हमारी संवेदना खत्म हो गई ना, कि नरसंहार हो रहा है, बम बरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ये भी सिखाती है हमें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को शुरू से ही आपको इस तरह से लाइन अप करना पड़ेगा कि भाई इतना समय पढ़ने में दीजिए, इतना समय सोशल मीडिया में दीजिए। सोशल मीडिया की आपके लिए क्या उपयोगिता है? लोग अखबार ही नहीं पढ़ते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, अब जैसे टेलीविज़न है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है। आदमी 1-2 चैनल देखता है, बाकी 1000 चैनल हैं, उसमें कहाँ कौन उसको देखता है। 1-2 चैनल है, मुश्किल से ज़िंदगी 2-4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती होती है। जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी में मैंने 5000 नाम लिख रखे हैं, काम 5-10 ही पड़ता है लेकिन मन में भ्रम रहता है मेरे पास सबके नंबर हैं। तो ये विज्ञान इस तरह के भ्रम पैदा करता है। साहित्य इन भ्रमों को काटता है। साहित्य व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। साहित्य मनुष्य को नागरिक बनाता है। साहित्य मनुष्य को समाज के प्रति सचेतन बनाता है कि ये समाज अपना है। तो साहित्य की एक विशेष भूमिका है और साहित्य उस तरह से पहलवानों का नहीं है काम, सीधे साधे कर्मयोगी की तरह काम करता है साहित्यकार, लेकिन एक समय के बाद उसको याद किया जाता है। आज रामधारी सिंह दिनकर ने जो कविताएं लिखी कोई भूल सकता है क्या? प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखी, आज कोई भूल सकता है उनको? हम उन्हीं को पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं। ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं सभी भाषाओं में। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की कविता बचपन में पढ़ी थी, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। आज कोई यह कविता लिख सकता है क्या? तो इस साहित्य का अपना एक अलग आनंद है, अलग दुनिया है। वी डोंट कंपेयर आवर सेल्फ विथ एनीबडी। मैं चाहूँगी कि अंत में आते आते आप युवा पीढ़ी को, जो आज के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन्हें संदेश दें, लेकिन संदेश अलग अंदाज में, 2 पंक्तियों के माध्यम से भी कुछ। जब मैं नौजवान था, जागे हुए समय का पल हूँ, बहती हुई नदी का जल हूँ। जागे हुए समय का पल हूँ, बहती हुई नदी का जल हूँ, सांसों में व्याकुल हलचल हूँ। सांसों में व्याकुल हलचल हूँ, परिवर्तन की नई पहल हूँ, इसीलिए मैं आगत कल हूँ।
आने वाला समय वेदव्यास का होगा, युवा का होगा, और यही वेदव्यास एक फिर नई महाभारत लिखेगा समाज के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ। कलम से कमाल करने से लेकर के क्रांति लाने तक, ज्वलंत मुद्दों पर समाज का ध्यान आकर्षित करने से लेकर के, अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं तो गणितीय भाषा में 14,600 दिनों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर कहे साहित्यकार के क्षेत्र में अपनी सेवाएं इन्होंने निरंतर दी और बेहतरीन कार्य किए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी बहुत फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी युवाओं के लिए वेदव्यास जी ने दिया है कि युवाओं को सीखने की जरूरत है, सोशल मीडिया से हटकर थोड़ा सा अपना ध्यान पढ़ाई की ओर और जो गहन जानकारी की ओर है लगाने की जरूरत समाज को भी है, क्योंकि अगर युवा बढ़ेगा तो ये देश भी बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।